इसमें मुझे आप एक बात बताओ कि कौन कौन से आपको डाउट है। वर्जनिंग क्लियर है, ठीक है। लाइफ साइकिल क्लियर है। पॉलिसी कल हमने देखा था। हम्म, डेटा को एन्क्रिप्ट करने का देखेंगे, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, लॉग्स कैसे इनेबल करते हैं, क्रॉस रीजन एप्लीकेशन देखा था, है ना। तो ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको इनमें से किस में डाउट है या किस में कुछ नहीं आता। जैसे ये इनक्रिप्ट डेटा कैसे करना है मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग समझना चाहता हूँ। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कैसे करते हैं, लॉग्स। इसका स्टेटिक वेबसाइट का तो नहीं मैंने कभी किया। लॉग्स तो ये है कि इनेबल कर देते हैं, तो S3 पे अगर लॉग भेजना स्टोर चाहते हैं हाँ ठीक है। तो कर देते हैं। और इवेंट नोटिफिकेशन वगैरह का नहीं किया मैंने कभी। बाकी नीचे पॉइंट कभी मैंने किए नहीं है अपना। नहीं किया ना, चलो ठीक है। तो अब आ जाओ इनक्रिप्ट योर डेटा पे, ठीक है। तो अभी हमने वर्जनिंग और लाइफ साइकिल कल देखा था। अब देखते हैं ठीक है। डेटा अगर आपको इनक्रिप्ट करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। हम्म, हम्म, तो मेरी बकेट के अंदर ये बकेट बनी हुई है, इस बकेट के अंदर मेरे पास डेटा है, ठीक है। अब ये बकेट के अंदर डेटा है। अगर मान लो मैंने एक बकेट और बनाया, ठीक। हम्म। आपको मैंने एक आई एम यूजर बनाया हुआ था, याद है आपको। आई एम यूजर। आई एम यूजर बनाया हुआ था हमने। हम्म, आई एम यूजर बनाने के बाद में उसका यूजर आईडी क्या है। उसका यूजर आईडी है आपके पास, मैं आपको कंसोल का लॉगिन दे देता हूँ, ठीक है। आप इस आई एम यूजर से अपने सिस्टम में जरा लॉगिन करना, ओके। ठीक है। हम्म, और यूजर मैंने बनाया था राकेश के नाम से, हम्म, राकेश IAM है, ठीक राकेश IAM है, ठीक है। ये यूजर बनाया हुआ आपका नाम से। इसका पासवर्ड होना चाहिए rakesh@123, ट्राई करके देखना, ठीक है। शेयर ठीक है। करो आपको लिंक। आपको जो मैंने परमिशन दी हुई है वो राकेश रोल की परमिशन दी हुई है, ठीक है। राकेश रोल क्या कर रहा है, बस एक एज्यूम रोल की परमिशन दी हुई है, ठीक है। तो राकेश को मैं और एक परमिशन दे देता हूँ। पहली बात तो मुझे कंसोल की परमिशन देनी है, तो कंसोल देखते हैं कि मेरे पास है या नहीं है। तो कंसोल साइन इन हमने अलाउ किया होगा, ठीक है। अब एक परमिशन मैं आपको दे देता हूँ, S3 की रीड ओनली परमिशन, ओके। ठीक है। तो मैंने S3 की एक रीड ओनली परमिशन आपको दे देता हूँ। ऐड परमिशन, अटैच पॉलिसी, S3 कौन सी चाहिए, रीड ओनली चाहिए तो S3 रीड ओनली एक्सेस, ठीक है। तो ये मैंने आपको परमिशन दी। तो अब आप क्या कर पाओगे, S3 को कोई भी मेरे अकाउंट में S3 बकेट है तो आप देख सकते, राइट। तो ये आपको परमिशन मिल गया है। अब आ जाओ, जब मैंने ये राकेश के नाम से बकेट बनाई हुई है, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो हेडफोन आ गया। एक बकेट और बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं राकेश प्राइवेट, ठीक है। यहाँ से आपको ये बकेट बनाया। ACL अब की बार मैंने डिसेबल कर दिया क्योंकि ये प्राइवेट बकेट बना रहे हैं, तो इसके सिर्फ अकाउंट मैं चाहता हूँ सिर्फ आई एम यूजर ही देख पाए। पब्लिक एक्सेस भी मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है।
ठीक है। वर्जनिंग हमारे पास ठीक है, बाकी सब कुछ ओके। तो अब आ जाओ इंक्रिप्शन टाइप पे। तो इंक्रिप्शन टाइप को देख लो कैसे होते हैं। तो सर्वर साइड इंक्रिप्शन, ये बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन है। अगर आप कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट ये आपके पास अवेलेबल है ना। मैं इसको डिसेबल नहीं कर सकता, मतलब मुझे ये सर्टिफिकेशन एक्चुअली रहेगा मेरे पास, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट इंक्रिप्शन तो आता ही आता है, ये है सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद अमेजन S3 मैनेज की, ठीक है। अब ये AWS मैनेज करता है, लेकिन इसकी का नाम क्या है, SSE S3, ठीक। ये S3 का सब्सक्रिप्शन है, एक AES कैटेगरी आती है। बाय डिफॉल्ट AES सब्सक्रिप्शन है, AES इंक्रिप्शन लगता है, ठीक है। S3 यूजेस AES इंक्रिप्शन, ठीक है। तो ये क्या, ये आपके पास लगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, सर्वर साइड पर ही इंक्रिप्शन की लगी हुई है SSE KMS वाली, जिसमें आपके पास AWS KMS के अंदर जो की है वो आपके पास लग जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किया है, डुअल लेयर सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद AWS मैनेज की, secure your object with 2 separate layers of encryption for detail of pricing। तो ये एक थर्ड टाइप का सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं, जिसको ये बोलते हैं डुअल लेयर सर्वर साइड इंक्रिप्शन, जिसमें आपके पास इंक्रिप्शन की एक और एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो रही है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आ गया फर्स्ट, जो बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड इंक्रिप्शन है, ठीक है। सेकंड, आपके KMS टूल के अंदर जो कीज है, ठीक है। KMS टूल के अंदर कौन सी कीज है आपके पास, एक तो आपके पास AWS ने प्रोवाइड किया जो बाय डिफॉल्ट है, राइट, वो यूज कर सकते हो, या आप चाहो तो अपनी भी कोई की ऐड कर सकते हो। तो अगर आपने कोई की बना रखी है, जैसे मैंने अभी नहीं बना रखी, लेकिन अगर हमने एक की बनाई थी, इफ यू रिमेम्बर, तो स्टार्टिंग में बनाया था, वो आप की यूज कर सकते हो। तो अगर आपकी कोई कस्टम की है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। या अगर आप चाहते हो कि और एक डुअल लेयर सर्वर साइड इंक्रिप्शन की जो AWS के थ्रू मैनेज हो, वो अगर आप यूज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें क्या है, पब्लिक की और प्राइवेट की अलग अलग है। तो हम नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये सर्वर साइड इंक्रिप्शन की सफिशिएंट होता है, लेकिन ये किस पे एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा जो सर्वर पे डेटा इनक्रिप्ट, जो सर्वर पे डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड करूंगा तो वो इस इंक्रिप्शन से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइप्स की आपको इंक्रिप्शन अलग से डिफरेंट मिलते हैं। एडवांस सेटिंग्स में मैंने आपको बताया था कि होता है ऑब्जेक्ट लॉक। तो जब आप बकेट एक्चुअली बनाते हो ना, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसी टाइम पे आप ऑब्जेक्ट लॉक लगा सकते हो, उसी टाइम पे आप ऑब्जेक्ट लॉक लगा सकते हो, ठीक है। ये एक ध्यान देने वाली चीज है। अगर मैंने अभी डिसेबल किया तो ये डिसेबल है, अगर मैंने इनेबल किया तो ऑब्जेक्ट लॉक का क्या मतलब है कि आपने जो भी डेटा यहाँ पे राइट किया है ना, वो आप डिलीट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपने स्पेशली उसको अलाउ किया हुआ हो। तो ये कहाँ पे यूज होता है, ये कंप्लायंस में यूज होता है, जहाँ पे जैसे मेडिकल रिकॉर्ड या आपके पास हो गए यूनिवर्सिटीज के रिकॉर्ड हो गए, यहाँ जहाँ पे आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपका डेटा कोई मॉडिफाई ना करे, ठीक है, लॉग्स को कोई मॉडिफाई ना करे। तो स्टोर ऑब्जेक्ट यूजिंग ए राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, रीड तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन राइट कितनी बार कर सकते हो, सिर्फ एक बार, ठीक है। टू यू हैव टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग डिलीटेड और ओवर रिटन। तो डिलीटेड भी नहीं करने देगा और ओवर रिटर्न भी नहीं करना पड़ेगा। इसका क्या फायदा है, जैसे मान लो कई बार होता है कि लॉक्स मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब लॉक्स मॉडिफाई कर दिया तो उस केस में क्या हुआ, आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं मिली, राइट। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने ऑब्जेक्ट लॉक अप्लाई किया। लेकिन लॉक्स को अगर हम क्लिक करेंगे तो लॉक्स तो भी तो ओवरराइट नहीं होंगे ना इसमें, जैसे किसी हाँ, तो वही किसी कहने का मतलब है ना, मतलब आपने जैसे क्लाउड ट्रेल अगर आप देखते हो, क्लाउड ट्रेल लॉक्स मैनेज करता है। तो आपने सर्वर को स्टॉप किया, किसी सर्वर को, तो वो क्या हो गया, वो लॉग में चला गया, ठीक है। अब आप क्या कहते हो कि आप वो लॉग ही जाके डिलीट कर दो, कर सकते हो ना, मतलब
एट टेक्निकल साइड पॉसिबल है कि आपके पास लॉग एक्सेस है, आपने वो लॉग डिलीट कर दिया तो वो हिस्ट्री से गायब हो गया, या आपने क्या कि सर्वर को मॉडिफाई नहीं किया, आपने वो वाली लाइन ही हटा दी सर्वर स्टॉप वाली, ठीक है, तो वो लॉग मॉडिफाई हो गई। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, नहीं इस नहीं चीज को मैं ये प्रिवेंट कर करने के मैं लिए मैं कह रहा था क्लाउड वॉच लॉग जब सेंड करेगा इस बकेट के अंदर, इसमें ये पॉलिसी लगी हुई है कि ऑब्जेक्ट लॉक वाली, तो वो नया लॉग इसमें कैसे जनरेट राइट करेगा फिर? नया लॉग, कैसे राइट करेगा? क्योंकि राइट का परमिशन तो है नहीं, राइट तो वंस है इसमें। हाँ 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 बिल्कुल, राइट वंस की परमिशन तो है ना, एक बार तो जाएगी ना फाइल, फाइल आना नहीं, अलाउड है। हम्म, फाइल एक बार आ गई, ठीक है, उसके बाद जब हम्म, उसमें लॉग्स जैसे आज के लॉग्स बने फिर कल नए लॉग्स आएंगे उसमें ऐड करेक्ट करेगा, करेक्ट, तो वो कर पाएगा फिर ऐसे? बिल्कुल कर पाएगा। नया लॉग ऐड करेगा मतलब आप कह रहे हो कि उसी लॉग के अंदर ऐड करेगा? नहीं, ऐसा हम्म। नहीं होगा कि उसी लॉग को मॉडिफाई करेगा, उसी लॉग को मॉडिफाई करेगा ऐसा नहीं है, मतलब वहां पे क्या है। हम्म, अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने उसको। तो इसमें क्या है कि आपने वहां पे लॉग अगर मॉडिफाई भी हो रहा है, आप उस लॉग को कोई और यूजर नहीं कर सकता, ठीक है, अगर वो लॉग वहां पे स्टोर हो रहा है, लॉग बन रहा है, तो लॉग अगर आपके पास इस फोल्डर पे इस S3 बकेट के अंदर लॉग्स बन रही है तो वो लॉग्स बन रही है, वंस की परमिशन है, राइट वंस की परमिशन है, तो नया लॉग ऐड हो रहा है तो वो भी नया लॉग ऐड होता जाएगा उसके अंदर, ठीक है। उसी फाइल को मॉडिफाई करेगा या नहीं करेगा ये मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे ये फॉर श्योर है, जो एक्सटर्नल यूजर है ना वो नहीं कर पाएगा, इसको ऐसे समझो, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनेबल किया तो यहाँ पे आपके पास देखो दो तरीके की परमिशन आती है कि आई ये बोलता है इनेबलिंग ऑब्जेक्ट लॉक विल परमानेंटली अलाउ ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट टू बी लॉक्ड, ठीक है, तो आई एक्नॉलेज दैट इनेबलिंग ऑब्जेक्ट लॉक विल परमानेंटली अलाउ ऑब्जेक्ट्स इन दिस बकेट टू बी लॉक्ड, ठीक है। ये ऑप्शन तो मैं वैसे बाय डिफॉल्ट करना नहीं चाहूंगा इसमें, लेकिन हाँ अभी मैं फॉर दिस एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, तो क्रिएट बकेट हम्म। किया हमने। तो ये मेरे ख्याल से उसकी तरह होता है, लिनक्स में टैम्प फोल्डर होता है अच्छा, कि टैम्प फोल्डर और तो आपका उसमें टेम्परेरी लॉक्स बनता है, टैम्प कह रहे हो ना? नहीं नहीं उसमें ये रहता है कंडीशन कि जिसने एक फाइल उसमें क्रिएट किया है केवल वही डिलीट कर सकता है, बाकी दूसरा यूजर कोई डिलीट नहीं कर सकता। हाँ लेकिन इसमें इससे ज्यादा थोड़ा डिफरेंस है, इसमें वो यूजर भी डिलीट नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, ओह ओके। ठीक है। तो ये राकेश प्राइवेट का लॉग बन गया। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ठीक है, हम्म। प्रॉपर्टी तो केएमएस हम देख चुके थे, केएमएस में मैंने आपको दिखाया था, तो केवल इनक्रिप्शन की ठीक वाला तो है। देखो क्लियर है ना, कि हम्म। इनक्रिप्शन हाँ। की जो है हमारी वो एक कस्टमर मैनेज होती है, एक एडब्ल्यूएस मैनेज होती है, और तीसरा इनक्रिप्शन जो है वो एईएस इनक्रिप्शन है जो बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है, ठीक है। हम्म। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉक पे आओगे देखो, तो ऑब्जेक्ट लॉक एनेबल्ड हो गया, तो ये एट द टाइम ही होता है, अगर मैं बाद में किसी उसमें जाके करना चाहूँ तो नहीं होगा, अच्छा अगर मैं मॉडिफाई नहीं चाहता होता हूँ बाद में फिर। मॉडिफाई नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि राकेश अंकित मैंने बकेट बनाई थी और अगर मैं इसमें जाके ऑब्जेक्ट लॉक को अब इनेबल करना चाहूँ तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये देखो ये क्या है, S3 currently does not support enabling object log after a bucket has been created, ठीक है, तो ये नहीं करेंगे। आप कस्टमर सपोर्ट में जाके कॉल कर सकते हो तो वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए बाय डिफॉल्ट डिसेबल हो गया। हम्म। तो राकेश प्राइवेट में जब मैं गया यहाँ पे जाके अगर हम करते हैं इसको, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट लॉक का इनेबल करने का ऑप्शन है वहां पे ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं इसको डिसेबल नहीं कर सकता। अब क्या कहता है डिफॉल्ट रिटेस्टर क्या है, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट पुट इनटू दिस बकेट फ्रॉम बीइंग डिलीटेड और ओवर रिटन, ठीक है। तो अब कभी भी कोई नया ऑब्जेक्ट आएगा तो वो क्या होगा, हम्म। वो डिलीट नहीं होगा और ओवर रिटर्न नहीं होगा, अगर एक बार राइट हो गया तो, ठीक है। अब डिफॉल्ट रिटेंशन मोड गवर्नेंस है और कंप्लायंस है। तो गवर्नेंस का मतलब हो गया यूजर विद स्पेसिफिक IAM परमिशन कैन ओवरराइट और डिलीट प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब सिर्फ आप गवर्न करना चाहते हो उसको, तो जिन यूजर के पास स्पेसिफिक IAM परमिशन है सिर्फ वही उसको ओवरराइट और डिलीट कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है, और कोई नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट वर्जन ड्यूरिंग द रिटेंशन पीरियड, तो ये आपके वाला केस हो गया जिसमें आपने बोला कि जिसने राइट बनाया वो, यहाँ पे क्या है जिसके पास परमिशन है स्पेसिफिक वही कर सकता है, वही ठीक कर। है। कंप्लायंस में क्या हो गया, कोई भी यूजर नहीं कर सकता,
नो यूजर कैन ओवरराइट और डिलीट प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट वर्जन्स ड्यूरिंग द रिटेंशन पीरियड। और रिटेंशन पीरियड जो आप बोलोगे वो है, मान लो आपने 1 ईयर का डाला तो 1 ईयर तक कोई भी इसको डिलीट नहीं कर सकता। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 ईयर डाल दिया तो मैं भी इसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा। मेक सेंस? है ना? तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। बट गवर्नेंस कर सकते हो। गवर्नेंस में आप कुछ पर्टिकुलर जो रूट परमिशंस होगी जिसके पास वो मिल जाएगा, या पर्टिकुलर जो परमिशंस होगी वो ही कर पाएंगे इनको। मेक सेंस है ना? तो मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। बट आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा अब क्या है इसका। हाँ जी। इंटेलिजेंट टायरिंग आर्काइव कॉन्फ़िगरेशन है ना? तो ये जो हम बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंट टायर हमने पढ़ा था ना, तो इंटेलिजेंट टायर पे आपका इस तरीके से काम करता है। क्लियर है सर मुझे टायरिंग का। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हो और जैसे लाइफ साइकिल चलती है वैसे ही यहाँ पे भी चलता है। तो ये टेस्ट किया आपने, किस फोल्डर पे परमिशन लगानी है, सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगानी है, ठीक है। इनेबल किया आर्काइव रूल। तो आर्काइव रूल क्या है और डीप आर्काइव रूल क्या है? यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज मूव होती है, ठीक है। तो आर्काइव एक्सेस बनाया आपने, डेज अंटिल ट्रांजिशन टू द आर्काइव एक्सेस टायर, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि कितने टाइम बाद मैं इसको आर्काइव करूं, ठीक है। तो आपने बोला 90 डेज के बाद कर दो, ठीक है। तो ये किस में डालेगा? अभी आर्काइव में डालेगा, मतलब ये डालेगा आपका ग्लेशियर वाली में डालेगा, ठीक है। और अगर आप डीप आर्काइव में डालना चाहते हो तो किसमें क्या करोगे? उसकी कंडीशन लगाओगे, लेकिन उसकी कंडीशन कितनी की? आफ्टर 180 डेज, ठीक है। अब आपको ये नहीं मालूम कि मेरा डेटा किस तरीके से, लेकिन आपने ये कंडीशन लगा दी, तो उसमें से कुछ फाइल्स होंगी जो आपकी 90 डेज तक आप जिसको आपने टच ही नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? 90 डेज बाद मूव कर देगा। सभी को नहीं करेगा, जो फाइल्स आपकी 90 डेज तक टच नहीं हुई वो करेगा, है ना? सही है। तो इसे इंटेलिजेंट टायरिंग कहते हैं, ताकि ये आपकी कॉस्ट सेविंग कर सके। सर्वर एक्सेस लॉगिंग आपको चाहिए कि आपने आपके बकेट को किस किसने एक्सेस किया। अगर आप ये देखना चाहते हो तो आप इसको एनेबल कर सकते हो और आप अपने बकेट का पाथ बता दो। जिस बकेट का पाथ बताओगे, अगर इसके अंदर कोई फोल्डर है तो वो भी बता सकते हो, और सर्वर लॉग आप एनेबल कर सकते हो। तो इसमें क्या ऑटोमेटिकली लॉग्स आएंगे या हमें कहीं डिफाइन करने पड़ेंगे सर्वर लॉग? नहीं, बस आपको यहीं पे आपको ये आपने लॉग्स इनेबल किया, अब सर्वर एक्सेस लॉग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। So when you enable server access logging, the S3 console automatically update your bucket policy to include access to the S3 log delivery group। तो एक bucket policy बनती है यहाँ पे, जिसमें आप S3 log delivery group को भी परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। इसका क्या लॉजिक है कि अब यहाँ पे ना लॉग ऑटोमेटिकली इनेबल होगा, तो लॉग डिलीवरी ग्रुप है जिस पे लॉग्स जाती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब क्या होगा, मतलब एकदम तो नहीं, लेकिन हाँ, आपकी जैसे ही आप इस पे आप बकेट पे काम करना शुरू करोगे, बकेट के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा। किस नाम से बनेगा? लॉग्स नाम से। आई थिंक मैंने किस पे किया है ये अभी बकेट इनेबल? राकेश प्राइवेट पे, ठीक है। तो यहाँ एक लॉग के नाम से फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर के अंदर आपकी लॉग्स जानी शुरू हो जाएंगी। नहीं, वो लॉग्स वो किसके लॉग्स बनेंगे? वो एक्चुअली क्या एक्सेस करने पर बनेंगे? लॉग आपके बनेंगे जो S3 बकेट पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है ना, वो सारा। लॉगिंग रिक्वेस्ट यूजिंग सर्वर एक्सेस लॉगिंग, ठीक है। तो प्रोवाइड द नेम ऑफ टारगेट बकेट। अगर किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे लगाना चाहते हो तो वो फोल्डर लगा सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे लॉग्स फोल्डर दिया, ठीक है, जैसे हमने लॉग्स फोल्डर दिया। बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे बकेट से रिलेटेड जितनी भी एक्सेस है, बकेट कब कब एक्सेस हुआ, वो आपका पूरा प्रॉपर डिटेल्स आपको लॉग्स के अंदर मिल जाएगा। एक टाइम स्टैम्प बनती है, उस टाइम स्टैम्प में बनेगा। तो उसमें क्या है कि एक हर टाइम स्टैम्प की फोल्डर बनता जाएगा। उस फोल्डर के अंदर, मतलब जैसे कल कल हो जाएगी 30, राइट।
तो 30 की लॉक्स चली जाएंगी वहां पर। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात हुआ। बकेट में जरा कुछ अपलोड करके देखो, उसमें लॉक्स बनते हैं कि नहीं बनते होंगे उसका एक टेक्स्ट फाइल। अब आपने IAM यूजर से लॉगिन किया क्या? आपने IAM यूजर से लॉगिन कर लिया मैंने। लॉगिन कर लिया, तो आप देखो आपको ये बकेट मेरे दिख रही है। बकेट तो दिख रही है हाँ, इसमें बट कुछ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ राकेश प्राइवेट में। अपलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपको राइट एक्सेस नहीं है ना। अभी आपको ऑब्जेक्ट भी दिख गए होंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, तो ये लॉग सब आ जाएगा अभी। अब आ जाओ आप राकेश प्राइवेट, ठीक है, प्रॉपर्टीज, टैग्स, इंक्रिप्शन, सर्वर एक्सेस, लॉगिन। हाँ, एक चीज होती है क्लाउड ट्रेल, ठीक है। तो क्लाउड ट्रेल आपको बताता हूँ, क्लाउड ट्रेल में क्या है। क्लाउड ट्रेल में क्या होता है, अभी आप देख रहे हो AWS क्लाउड ट्रेल डेटा इवेंट्स। मैंने अभी क्या किया, मैंने कुछ फाइल्स अपलोड करी, ठीक है। तो जब मैंने फाइल अपलोड करी बकेट के अंदर, तो मैंने एक्चुअली में क्या किया है, मैंने कुछ डेटा ऐड किया है, राइट। मैंने कुछ डेटा ऐड किया। डेटा जैसे अगर मैंने मान लो 10 फाइल अपलोड करी, तो मैंने कुछ डेटा ऐड किया है, राइट। इसी तरीके से मैं डेटा को रिमूव भी कर सकता हूँ। तो जितने भी डेटा इवेंट हुए, अगर मैं ऑब्जेक्ट लेवल पे कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या हुआ, डेटा इवेंट हुए। और अगर मैंने बकेट को डिलीट किया, अगर मैंने बकेट को डिलीट किया या बकेट में फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, या बकेट क्रिएट की, तो ये सब इवेंट कौन से होते हैं, डेटा इवेंट। मैनेजमेंट इवेंट। ये है मैनेजमेंट इवेंट। ठीक है, तो क्लाउड ट्रेल क्या करता है, अब देखना। तो यू नीड टू क्रिएट अ ट्रेल, है ना। You need to configure CloudTrail which can record management event as well as data events
in different services such as S3, lambda, etc. ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। कंटिन्यूसली लॉग योर अकाउंट एक्टिविटी, है ना। क्लाउडटेल क्या करता है, कंटिन्यूसली लॉग योर अकाउंट एक्टिविटी। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, कैप्चर किया, स्टोर किया, इसके ऊपर क्लाउड वॉच के एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो और रिव्यू कर सकते हो। ठीक है ना। यूज किस लिए है, कंप्लायंस के लिए। ठीक है, विजिबिलिटी इनटू यूजर एंड रिसोर्सेज एक्टिविटी, सिक्योरिटी ऑटोमेशन, सिक्योरिटी एनालिसिस हो जाता है अगर कुछ इश्यूज है तो वहां पे आप ट्रबल शूट भी कर सकते हो। अब डैशबोर्ड में जाते हो तो डैशबोर्ड आपका कुछ इस तरीके से, देखो अभी कुछ भी सेटअप नहीं है ना। अब इवेंट हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो इवेंट हिस्ट्री में क्या हुआ, पुट बकेट लॉगिंग, मैंने अभी लॉगिन एनेबल किया था, लॉगिंग एनेबल किया था ना, तो देखो बकेट लॉगिंग यहाँ पे आ गया, है ना। बकेट पॉलिसी क्रिएट किया, किसने किया था बकेट पॉलिसी क्रिएट, AWS ने किया था, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ मी। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ हम पे इसमें क्या सर्च फिल्टर लगाया हमने? कोई भी फिल्टर नहीं लगाया, सिंपल अच्छा, प्लेन डायरेक्ट। लॉग स्टोरेज। ओके। अभी कोई भी फिल्टर इस पे नहीं लगाया हमने, अभी सिर्फ इवेंट रिकॉर्ड हुआ है। ओके। ट्रेल अभी हमने इनेबल नहीं किया, ट्रेल अभी कुछ भी इनेबल नहीं किया, सिर्फ मैं ओके। इवेंट हिस्ट्री में गया, इवेंट हिस्ट्री में यहाँ पे आपको लॉग दिखा रहा है। ठीक है। ठीक है, आज 29 है ना। अब देखो मैंने क्या किया, रिसोर्स टाइप अगर आप सर्च करें, मतलब आपके पास अलग अलग फिल्टर्स हैं, आप कोई भी फिल्टर लगा सकते हो। आप पर्टिकुलर इवेंट टाइप से लगाना चाहते हो, इवेंट नेम से लगाना चाहते हो, पर्टिकुलर रिसोर्स टाइप से लगाना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। मान लो मैंने S3 पे क्या क्या काम किया मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं S3 के लॉग लगा सकता हूँ। S3 बकेट पे लॉग लगाया मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो बकेट लॉगिंग इनेबल किया, बकेट पॉलिसी लगा था उसके अंदर, मैंने बकेट में इंक्रिप्शन इनेबल किया, मैंने एक बकेट क्रिएट किया, बकेट क्रिएट किया था मैंने, राइट। अब अगर मैं उस बकेट हाँ। को देखो देखता हूँ तो कौन सा बकेट क्रिएट किया मैंने, राकेश प्राइवेट, है ना, यही बकेट क्रिएट किया था। किस यूजर ने किया, रूट यूजर ने किया, यूजर नेम दिखा देगा आपको, क्लाउड लर्निंग 30, इसने किया। ठीक है, एक्सेस की कौन सा यूज हुआ, ये वाला एक्सेस की यूज हुआ, अकाउंट आईडी कौन सा है, ये आईडी है। ठीक है, इवेंट टाइम क्या है, ये टाइम इवेंट टाइप है, तो मैंने किसने टाइम पे किया, 351 UTC पे किया। ठीक है, इवेंट सोर्स क्या है, S3 है, इवेंट क्या किया मैंने, क्रिएट बकेट किया। आपको सारी डिटेल मिल गई इसमें, तो ये फायदा है आपका क्लाउड ट्रेल का, और ये आपको सारी हिस्ट्री इस तरीके से मिल जाती है। तो जितने भी आप इवेंट्स कर रहे हो, जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ कस्टम क्रिएट करना है तो क्या करोगे, आपको एक इवेंट, मैंने बताया आपको एक ट्रेल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ट्रेल क्रिएट कैसे होती है, क्रिएट ट्रेल करोगे, मैंने नाम दे दिया इसको ऑल इवेंट्स। ठीक है, तो ऑल इवेंट्स में क्या कर सकते हो, कोई S3 बकेट ऑलरेडी जो है वो यूज करनी है, या कोई नई ऑलरेडी यूज बकेट करनी है, नया क्रिएट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। अब की बार मैंने राकेश अंकित में बोला, ठीक है, ठीक है, वाया क्लाउड ट्रेल। अगेन इंक्रिप्शन तो आपको पता ही है कि इंक्रिप्शन आप लगा सकते हो अपना
जिस तरीके का एन्क्रिप्शन आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। अगर आपके पास अपनी की करनी है तो, और अगर आप उनकी की लगाना चाहते हो तो ARN देना है आपको, बस और कुछ नहीं। लॉग फाइल वैलिडेट करना चाहते हो, दैट इज फाइन। नोटिफिकेशन लेना चाहते हो कि आपके पास नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन एनेबल कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। इंक्रिप्शन फिलहाल मैं डिसेबल कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है ना, किस तरीके के इवेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। कैप्चर मैनेजमेंट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन योर AWS रिसोर्सेज। और यहाँ पे अगर आप करते हो तो किस तरीके के एक्शन करना चाहते हो, रीड और राइट दोनों। ठीक है, KMS इवेंट को अगर आप इग्नोर करना चाहते हो कर सकते हो। RDS के जो डेटा इवेंट है उनको इग्नोर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, RDS और KMS के इवेंट इग्नोर कर सकते हो, बाकी आपके सारे एक्शंस रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कॉपी है तो वो बोल रहा है कि कोई एडिशनल चार्ज आपका नहीं लग रहा है। आप डेटा इवेंट्स भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो डेटा इवेंट्स में क्या है, ये सारी सर्विसेज के डेटा इवेंट्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। पहले सिर्फ S3 के होते थे, अब ये सब सर्विसेज के होते हैं, क्योंकि इन सब में डेटा ट्रैवल कर रहा होता है। जैसे S3 करोगे तो S3 के अंदर काफी सारे ऑब्जेक्ट जब आप अपलोड करते हो, डेटा डालते हो, तो वो काफी सारे आपके पास आ जाएंगे, है ना। लैम्डा करते हो तो लैम्डा भी ऑब्जेक्ट पे काम करता है। कोई फाइल को आया लैम्डा ने, कुछ आपने सपोज करो किसी फाइल पे कोई एक्शन परफॉर्म किया, तो उसने फाइल को सपोज करो एक बकेट से लेके दूसरे बकेट में कॉपी किया, तो इवेंट हो गया। लेकिन इवेंट क्या हुआ, उसने ऑब्जेक्ट पे काम किया, डेटा इवेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके की काफी सारी सर्विसेज अब इन्होंने इंक्लूड कर दी है, और आप ये सारी सर्विसेज पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि क्या डेटा इवेंट एक्चुअली आपके लिए उतना जरूरी है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि S3 के अगेन स्टोरेज का प्राइस लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम मैनेजमेंट इवेंट करते हैं, डेटा इवेंट की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपकी बकेट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और कुछ ऐसा है जिसके कंप्लायंस वगैरह के रीजन से या इस तरीके से, तो आप डेफिनेटली ये यूज कर सकते हो डेटा इवेंट के लिए। सेंस बन रहा है? यस नो मे बी। आप Yes, मेरे sir, साथ yes. हो? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास डेटा इवेंट भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब मैंने बोला यहाँ पे डेटा इवेंट अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो कॉस्टिंग आपकी एक्चुअली अच्छी खासी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा किस तरीके के इवेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, रीड ओनली या राइट ओनली। ठीक है, कस्टम करना चाहते हो तो कस्टम भी कर सकते हो। कस्टम में आपके पास डिफरेंट टाइप के इवेंट्स आ जाएंगे, तो ये भी आप चीजें कर सकते हो, ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आप आ जाओ, मैंने बोला सिर्फ मुझे रीड ओनली इवेंट्स की डिटेल दे दो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट और डेटा दोनों इवेंट हो गए। बकेट मैंने बता दिया किस बकेट के अंदर जाएगा, मैंने बोला AWS लॉग्स है। ठीक है, और टैग अगर कोई आप लगाना चाहते हो टैग लगा सकते हो। आपने लॉग इवेंट चूज किया तो लॉग इवेंट में आपने एक मैनेजमेंट इवेंट चूज किया है, और एक आपने डेटा इवेंट चूज किया है, जो उसमें आपने S3 बकेट लिए और आपने रीड ओनली इवेंट को ही खाली यूज किया है। अच्छा, इनसाइड भी होते हैं। ठीक है, इनसाइड के अंदर क्या है, मैं एक बार इसको क्रिएट कर देता हूँ। इनसाइड मतलब आपका डेटा को एनालिसिस करेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ जाते हो, इनसाइट में क्या करेगा? एक मिनट होल्ड करो, वही देख। ओके, इनसाइड मतलब आपका जो डेटा का पैटर्न अगर उसको कहीं गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, तो वो आपको रिकॉर्ड कर लेगा वो भी। मतलब आपके अकाउंट में कुछ एक्टिविटी हो रही है जो थोड़ा सस्पेक्टेड सी है, ठीक है, तो वो भी आपको रिकॉर्ड कर लेगा। इनसाइड इवेंट रिकॉर्ड API एक्टिविटी फॉर इंडिविजुअल रिसोर्सेज और फॉर ऑल करंट एंड फ्यूचर रिसोर्सेज इन दिस। ठीक है, हाँ, आइडेंटिफाई अनयूजुअल एक्टिविटी, एरर्स और यूजर बिहेवियर इन योर अकाउंट। ठीक है, तो अगर उसको कुछ सस्पेक्टेड लग रहा है कि यार ये एक्टिविटी ना प्रॉपर नहीं है, मतलब इसमें कोई बाहर से यूजर ट्राई कर रहा है
या जो नॉर्मली रेगुलर एक्टिविटीज होती है वो नहीं आपका इसमें आ रहा, कैप्चर हो रहा, तो वो कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज अगर कुछ ऐसा है या कुछ पर्टिकुलर एरर आ रहा है तो वो आपको इसको कैप्चर कर लेगा, इसमें इनसाइट इवेंट। ठीक है, तो हमारी क्लाउड ट्रेल बन गई। क्लाउड ट्रेल बस इसी तरीके से बनती है, तो ये चीज आपको क्लाउड ट्रेल के थ्रू आप डेटा इवेंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ। इवेंट नोटिफिकेशन, कल अंकित ने बोला था ना कि अगर कुछ इवेंट होता है कि हम पर्टिकुलर इवेंट पे भी लगा सकते हैं नोटिफिकेशन, डेफिनेटली लगा सकते हो। क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन करोगे, किसी फोल्डर पे लगाना है या किसी पर्टिकुलर फाइल टाइप के लिए लगाना है, तो ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहते हो कि कभी भी मेरे यहाँ सिस्टम में जेपीजी फाइल आए तो मैं ये इवेंट को रिकॉर्ड कर लूँ, तो ये कर सकते हो, है ना। स्टार डॉट जेपीजी लिख दो या डॉट जेपीजी लिख दो। अब सिर्फ जेपीजी फाइल जैसे ही क्रिएट होगी उसके लिए नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा आपके पास। किस टाइप के इवेंट पे चाहते हो? ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट, जब क्रिएट हो रहा है तब। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिमूव हो रहा है तब, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिस्टोर कर रहे हो तब, ऑब्जेक्ट एसीएल में कुछ चेंज हो रहा है तब, टैगिंग ऐड हो रही है तब, स्टोरेज डिफरेंट टाइप की चेंज हो रही है तब, ठीक है। रेप्लिकेशन पे, मतलब ये सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा भी रिक्वायरमेंट बढ़ता है आप यूज कर सकते हो, है ना। तो इवेंट रिकॉर्ड्स पे आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। मैंने ऑल ऑब्जेक्ट इवेंट्स पे लगा दिया, ठीक है। डेस्टिनेशन कहाँ पे सेंड करना है? तो अगर ये इवेंट अगर होता है, कोई भी मेरी फाइल में बकेट के अंदर कोई भी फाइल आती है, तो वो किसी लैम्डा फंक्शन पे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। बस अपना लैम्डा फंक्शन सिलेक्ट कर दो, वो लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा और उस पे ट्रिगर होने के बाद जो भी एक्शन वहां पे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। लैम्डा का थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना आपको। लैम्डा क्या है? लैम्डा आपका सर्वरलेस कंप्यूटिंग पावर है यहाँ पे, मतलब वो आप कंप्यूट पावर यूज करते हो और उसमें आप पर्टिकुलर किसी एक्शन पे वो लगा सकते हो या इवेंट पे आप एक्शन ट्रिगर कर सकते हो। तो एक स्क्रिप्ट बना सकते हो और वो स्क्रिप्ट आपका एक्शन परफॉर्म कर देगी वहां पे। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो आप एक लैम्डा फंक्शन लगा सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट पे टाइम स्टैम्प लगाए और टाइम स्टैम्प लगाने के बाद इसको दूसरी बकेट के अंदर मूव कर दे। तो आपको क्या करना है, बस वो कोड लिखना है वहां पर। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा और लैम्डा फंक्शन एक टाइम स्टैम्प ऐड करेगा और दूसरी बकेट के अंदर कॉपी कर देगा डेटा को, है ना। तो जब ये हो जाएगा तो ये लैम्डा फंक्शन वहां पे इन्वोक हो जाएगा और आप यूज कर सकते हो इसे। ये चेंजिंग हम कहाँ पे करें? टॉप में ऊपर जाना, देखा ना, ट्रेल के अंदर ये या ट्रेल के अंदर नहीं है, ये बकेट के अंदर है इवेंट नोटिफिकेशन। ओके ओके, पकड़ लेना इवेंट नोट। बकेट के अंदर इवेंट नोटिफिकेशन, दोबारा देख लो। प्रॉपर्टीज में जाओगे, वहां पे आपको इवेंट नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। ठीक है। बस ये सेट किया आपने, एसएनएस टॉपिक आपको नोटिफिकेशन भेजना है या किसी एसक्यूएस क्यू पे फॉरवर्ड करना है तो आप कर सकते हो। मान लो मैंने बोला यहाँ पे इस पर भेजना है तो मैं कर सकता हूँ। बोलो। इसमें ये अपना एसएनएस होता है और एसक्यूएस, दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है इसमें? एसएनएस मतलब आप ईमेल सब्सक्राइब कर रहे हो, है ना। ठीक है। या एसएनएस में जो जो प्रोटोकॉल वो सपोर्ट करता है वहां पे फॉलो कर रहे हो। एसक्यूएस क्यू इज ए क्यू, जैसे रेस्टोरेंट का क्यू होता है ना, तो वो सर्वर की प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। तो एसक्यूएस क्यू भी आगे किसी को फॉरवर्ड करेगा, लेकिन वो बीच में मीनवाइल क्यू है, ठीक है। हो सकता है एसक्यूएस आगे लैम्डा को ट्रिगर कर रहा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लैम्डा की कैपेसिटी फुल हो गई, है ना। तो क्या करेगा वो, अगर कैपेसिटी से ज्यादा आ गया तो रिजेक्ट मार देगा। तो रिजेक्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू बना देते हैं। जैसे बिल्कुल सेम आपका होटल में होता है ना, आप होटल में जाते हो तो क्यू बना देंगे अगर होटल फुल है तो, ठीक है। तो होटल इस काइंड ऑफ अवर सर्वर की भाई प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो अब या तो वो आपको कह देगा ठीक है जी जाओ वापस जाओ, या फिर आपको क्यू में लगा देगा कि सर जैसे आपका वेटिंग क्यू है, जैसे ही आपका नंबर आएगा हम आपको बुला लेंगे। यही होता है ना, सेम लॉजिक है।
ठीक है, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, एपीआई रिस्पॉन्स आता है, डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगरेशन को ये वैलिडेट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। जब कुछ चीज अगर ऐसा रहता ना, जैसे आप डे टू डे अपने डे टू डे रोज अपने एनवायरनमेंट में करते हैं ऐसी चीजें, तो वो भी आप शेयर करते रहना कि हम इस चीज को हम इस तरह से यूज करते हैं। बिल्कुल। नहीं, वो तो कोशिश रहती है, जैसे मैंने बताया तुमको लाइफ साइकिल मैनेजर है बैकअप में, है ना? तो आप लाइफ साइकिल मैनेजर ही यूज करते हो, फिर आपका रहता है। बाकी कुछ होगा तो मैं बताता रहूँगा। कोशिश हमेशा यही रहती है। टॉपिक्स हो गया। तो देखो इसमें एक बार मैं देख लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट ओनली द एप्लीकेशन। एक दो क्लास कभी भी तो जैसन के ऊपर और बताना कि जैसन लिखने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मेट का क्या क्या चीज उसमें। जेसन तो सर मुझे आप सिखा दो। जेसन जेसन तो नहीं करते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, YAML पे ही रह जाते हैं। क्या तो ये आपके पास एक है, हाँ, SMS 3 इवेंट एरर। इसमें ना एक आपको परमिशन सेट करनी पड़ेगी। हाँ, ये है। तो इसमें तुम्हें ना चेंज करना पड़ेगा टॉपिक्स। AWS class with the following destination configuration.
1 मिनट देना है ना, थोड़ा सा मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, कोई ये ना एरर एक्चुअली देखा हुआ है, फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये ना एक्चुअली इसकी वजह से है। बकेट 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 एसएमएस, एक चीज और ट्राई करते हैं। बस 2 मिनट और। ठीक है ना, ये हो गया।
तो इसमें क्या था, इशू क्या है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ना जब हम परमिशन देते हैं, जब हम एसएनएस टॉपिक एक्चुअली क्रिएट करते हैं, तो एसएनएस टॉपिक में एक हम परमिशन दे देते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। जब हम टॉपिक क्रिएट करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट ना एक कंडीशन लगी हुई होती है जिसपे एक्सेस पॉलिसी क्या कहती है कि हु कैन पब्लिश मैसेजेस टू दिस टॉपिक, ठीक है, एंड ये कहता है ओनली द ओनर ऑफ द टॉपिक। अब क्या है कि अगर सिर्फ ओनर ही कर पाएगा तो दैट मीन्स कि अगर मैंने बनाया है तो मैं ही कर पाऊंगा, है ना। लेकिन जब हम जब यहाँ पे हम अगर आप इवेंट नोटिफाई करेंगे, तो नोटिफाई करते हुए हमने जरूरत पड़ती है एवरीवन की, राइट। कोई भी इस पे इवेंट को नोटिफाई कर पाए, तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ऑनर के थ्रू एप्लीकेबल नहीं होता, हम IAM यूजर के थ्रू एप्लीकेबल कराते हैं। तो मैंने सिर्फ ये किया यहाँ पे, जब इवेंट नोटिफिकेशन करे तो इवेंट नोटिफिकेशन में मैंने सिर्फ ये कंडीशन चेंज कर दिया। जब टॉपिक का हम क्रिएट कर रहे थे तो मैंने सिर्फ एक्सेस पॉलिसी ये लगाई कि ओनली द टॉपिक ऑनर, नहीं, एवरीवन कैन डू दैट, राइट। तो मुझे हर बार इससे लॉगिन करने का जरूरत नहीं है, कोई भी इसको पब्लिश कर सकता है इस पर मैसेज, ठीक है। तो क्योंकि हम वहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं, पब्लिश ही तो कर रहे हैं मैसेज को, हम क्या कर रहे हैं, आपको नोटिफाई करा रहे हैं। तो मुझे एक परमिशन चाहिए जिसके थ्रू मैं पब्लिश कर पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एवरीवन चूज किया। सब्सक्राइबर भी यहाँ पे देखोगे तो आपको ओनली द टॉपिक ऑनर सब्सक्राइब कर सकता है। तो अब ओनली द टॉपिक ऑनर अगर सब्सक्राइब करेगा, तो अगर मैं करना चाहूँ तो मैं तो AWS लर्निंग जीमेल कहूँ, ठीक है, तो नहीं कर पाऊंगा सब्सक्राइब, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपका एवरीवन होना चाहिए अगर मेरे बाहर के यूजर है तो हमारे केस में बाहर के यूजर थे इसलिए वो वैलिडेट नहीं करता है इसको। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे परमिशन में एवरीवन चेंज किया, और ये वो चाहो तो आप एक्सेस पॉलिसी के भी अंदर चेंज कर सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो जो टॉपिक क्रिएट करते हो। तो ये एक एरर आता है, एंड आई वांट टू शो यू कि भाई ये एक इशू आता है, ठीक है। तो होपफुली मतलब ये समझ में आया होगा कि इवेंट नोटिफिकेशन के थ्रू हम नोटिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होगा तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप इवेंट ड्रिवन नोटिफिकेशन भी कर सकते हो। कुछ और आपको इवेंट्स की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ऑन कर सकते हो। अभी इवेंट ब्रिज है, इवेंट ब्रिज के थ्रू आप वो नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपके पास ट्रांसफर एक्सेलरेशन। ट्रांसफर एक्सेलरेशन मतलब ज्यादा वो नहीं है, ट्रांसफर एक्सेलरेशन होता है जब आपकी वेबसाइट्स काफी हैवी हो जाती है ना, बकेट स्टोरेज बकेट आपकी काफी हैवी हो जाती है, तो उसका एक्चुअली लेटेंसी बढ़ जाता है, रिस्पांस टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। तो रिस्पांस टाइम को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर एक्सेलरेशन को एनेबल कर सकते हो। अगर आप ट्रांसफर एक्सेलरेशन एनेबल करोगे तो आपको एक नया एंड पॉइंट मिल जाएगा जो एक्सेलरेटेड वन होगा। तो अभी क्या हुआ, मान लो आपकी कोई वेबसाइट है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या हॉटस्टार या जितनी ऐप चल रही है, जो ऐप ग्लोबल होती है, ग्लोबल मतलब एक्चुअली में तो सर्वर उसका होस्टेड है, S3 बकेट होस्टेड है यूएस में, लेकिन वो इंडिया में भी पॉपुलर है। तो यूएस और इंडिया में फिजिकल डिस्टेंस काफी है, इस वजह से वहां पे आपको लेटेंसी मिल जाएगी। यूएस के यूजर्स को तो मिल जाएगा फास्ट, लेकिन इंडिया के यूजर्स को लेटेंसी मिलेगी, है ना। अफ्रीका के यूजर्स को लेटेंसी मिलेगी, यूरोप के यूजर को लेटेंसी मिलेगी। वो लेटेंसी रिड्यूस करने के लिए हम ट्रांसफर एक्सेलरेशन का फीचर यूज कर सकते हैं। वो हमको एक नया एंड पॉइंट दे देगा, और क्या करेगा, वो डेटा को ना कैचे करता जाता है अलग अलग एज लोकेशन पे, और डेटा आपका ट्रेवल फास्ट होता है बेसिकली, ठीक है। तो आपकी लेटेंसी रिड्यूस हो जाती है। तो आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन इसका आपके पास क्या होगा, चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पर हमने इनेबल किया इवेंट ब्रिज और एसएनएस। तो एसएनएस और इवेंट ब्रिज में यहाँ डिफरेंस क्या है दोनों में? एसएनएस भी वही नोटिफिकेशन काम करेगा, बट इवेंट ब्रिज क्या करेगा स्पेशली? इवेंट ब्रिज में मैं बाद में बात करता हूँ, इवेंट ब्रिज को छोड़ दो, अभी स्किप कर दो, है ना। इवेंट नोटिफिकेशन आपका काफी काम कर देता है। कितने का है? तो इवेंट ब्रिज पे मैं बात करूंगा आपसे। ऑब्जेक्ट लॉक क्लियर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लॉक हम लोगों ने डिस्कस किया। रिक्वेस्टर पेज में क्या है कि जिसने रिक्वेस्ट किया वो पे करेगा डेटा ट्रांसफर के चार्जेस, है ना। तो ये भी कोई फीचर बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। एक फीचर आपका यूज होता है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो वेबसाइट होस्टिंग की कॉस्ट काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है। अगर आपकी स्टैटिक वेबसाइट है तो ये अच्छा सपोर्ट कर देता है, डायनेमिक को अच्छा सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपकी
सिर्फ ऐसे ही है कि आपका कंटेंट है जो आपको सिर्फ शो करना है, तो वैसा आप कर सकते हो। तो आप सिंपली आप इनेबल करोगे इसको और एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करोगे। उसके बाद आप एक पेज लिख दोगे index.html या जो भी आपका मेन पेज है ना। ऐसे ही बनाया था लास्ट टाइम आपने जब वेबसाइट होस्ट की थी, लेकिन आपने किस में किया था? सर्वर में किया था। सर्वर में हाँ, अब सर्वर में अगर आप कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, सर्वर की कॉस्ट कितनी होगी? $500-600 की तो होगी पर मंथ की। अगर छोटे से छोटा सर्वर भी लोगे तो पर ईयर की $500-600 तो होगी। मतलब आप कोशिश कर लेना, मतलब आप चेक कर लेना, लेकिन नॉर्मली कॉस्ट इतनी आती है ना। यहाँ पे आप 1 GB वो 40 GB के लिए सिर्फ $1 पे कर रहे हो, और S3 हमेशा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो index.html आप ये काफी चीप सॉल्यूशन पड़ता है, ठीक है। अगर आपकी $1 में कोई वेबसाइट होस्ट हो जाए तो उससे बढ़िया क्या बात है ना। तो आप एक इंडेक्स पेज बना लो, एक एरर पेज बना लो, ठीक है, और उस पे आप अपना वेबसाइट का कंटेंट रख दो, ठीक है, और यहाँ पे आप अपलोड कर दो। अब ऑब्जेक्ट में जाके आप अपलोड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, अच्छा ये तो प्राइवेट है एक्चुअली, तो प्राइवेट में नहीं चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए ना वेबसाइट बननी है तो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, index.html। मुझे HTML इतना बढ़िया नहीं आता है ना, बट HTML के सिंटैक्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो वो वेब डेवलपर का काम है, आपको नहीं है, बट हम सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए ये कर रहे हैं, राइट। ठीक है। एक मैंने एरर पेज बना दिया। ठीक है, ये किया आपने और एक एरर पेज बना दिया। अब आपने वेबसाइट वहां पे एनेबल कर दी थी, तो आपको क्या करना है, ऐड फाइल्स कर दो और ये दोनों फाइल को आप ऐड कर दो। इन दोनों फाइल को पब्लिक भी बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारी ये वेबसाइट है तो हमको पब्लिक भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम पब्लिक भी बना देते हैं, अपलोड कर देते हैं। मेक पब्लिक, ठीक है, पब्लिक कर दिया। अब जैसे आपने पब्लिक किया, ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ,
अरे यार इसमें नहीं किया, पब्लिक वाली में करना था ना, ठीक है। एनेबल किया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एरर डॉट एचटीएमएल ये आपको बकेट का लिंक, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये वेबसाइट को आप अपने डोमेन से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। आपका डोमेन है rakesh.com, आप उससे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप अगर ये वेबसाइट खोल रहे हो तो ये आपको वेबसाइट खुल रही है, बढ़िया है। अब अगर आपके वेब डेवलपर ने बढ़िया वेबसाइट बना दी है, अगर आपको अच्छा वेबसाइट बनाना आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसमें एक राउट 53 सर्विस होती है। राउट 53 सर्विस के थ्रू आप इसको किससे लिंक कर सकते हैं, अपने वेब डोमेन से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको एक होस्टेड जोन बनाना पड़ता है। होस्टेड जोन में आप अपना जो आपका डोमेन है जैसे rakesh.com उसको कॉन्फ़िगर कर दोगे और उसमें एक एलियास क्रिएट कर दोगे। वो एलियास क्या करेगा, वो एलियास आपके इस S3 URL से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। अब वो जो इसमें एक कंडीशन और है, फिर अगर यहाँ तक समझ में आई तो उसमें एक कंडीशन और है कि आपकी जो वेबसाइट का नाम होना चाहिए या आपके जो S3 बकेट का नाम होना चाहिए वो भी क्या होगा, rakesh.com। जिस नाम से आपका डोमेन है वही डोमेन आपका S3 बकेट में होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट वो जो बकेट का नाम दिखाएगा वेबसाइट में। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वहां से ना लिंक इस तरीके से ही काम करता है। अगर आप इससे लिंक करना चाहोगे तो नहीं होगा, लेकिन वो rakesh.com अगर आप करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन लगती है वहां पे, लेकिन आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर मान लो ये वेबसाइट किसी वजह से, मतलब मेरा प्राइमरी पेज जो है वो अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मैंने क्या किया, ये प्राइमरी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली उस पे भी चला जाएगा, एरर पेज पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे मान लो आपने इसको रीनेम ही कर दिया, ठीक है। अब मेरा इंडेक्स पेज नहीं है वहां पे, ठीक है, तो मैंने वहां पे कौन सा पेज डिफाइन कर रखा है एक्चुअली साइट पर, नहीं मैंने साइट पे इंडेक्स शो कर रखा है इंडेक्स के इंडेक्स नाम पे। वाला, है ना। जब मैंने इंडेक्स शो कर रखा है तो वो किस पेज को देख रहा है, इंडेक्स को। इंडेक्स है नहीं, तो अब किस पे जाएगा, वो एरर पे चला जाएगा। एरर पे चलेगा। कैसे से उठा रहा है अभी, उठाने दो। दूसरे ब्राउजर में देख लो। पब्लिक की हुई है दूसरी फाइल भी। ये देखो ना, एरर पेज पे यही लिखा हुआ आ रहा वो तो कॉफी ब्रेक आ रहा है ना एरर पेज पे तो। है। नहीं, कुछ अच्छा अच्छा गड़बड़ है, अच्छा, तो यहाँ पे ये आ रहा है ना। है ना, ये गड़बड़ है। इसको कुछ चेंज कर दो। दिखाओ वहाँ पे वही रहा है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं।
ये सही है, क्या क्या हुआ? ये सही है। नहीं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारे एरर पेजेस तो ठीक है यहाँ पे, है ना? तो हमको ये देखना है कि इशू कहाँ पे आ रहा है। इशू है आपका ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अपलोडेड है। हाँ, वो एक्चुअली जो एरर पेज है ना, वो हमने अपडेट नहीं किया, ठीक है? तो एरर पेज अपडेट करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, वो फाइल को दोबारा से अपलोड कर देता हूँ। वो तो लोकल सिस्टम पर चेंज किया ना हमने, करेक्ट 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 अपलोड अपडेट। तो ये हर चीज ध्यान देनी होती है। तो ये इसको पब्लिक भी कर देते हैं, पब्लिक ग्रांट एक्सेस, ठीक है? ये गया आपका। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपका प्रैक्टिस से क्लियर होता है सब कुछ सेम ही, है ना? जितना प्रैक्टिस होगा आपका उतना वो होगा। देखो अभी इतना काम करने के बावजूद भी कई बार फंस जाते हैं, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज है कि आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। तो आ गया, मेरा प्राइमरी पेज गायब हो गया, तो यहाँ पे सेकेंडरी पेज आ गया। मेक सेंस? तो बिल्कुल जैसे ही आपका वो प्राइमरी ऐप हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको वापस से वही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चलते हो, अब आप इसको कर दो, इंडेक्स को मैंने रीनेम किया था, इसको मैं दोबारा से वापस कर देता हूँ। अब अगर मैं करूंगा तो अपनी वेबसाइट है, ठीक है जी? तो ये फीचर देता है। और अब अगर मैं कॉस्टिंग देखता हूँ तो ये कॉस्टिंग काफी कम पड़ती है। तो अगर हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट है तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो कि आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, ठीक है ना? ये हो गया। तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग क्लियर हो गया, लॉग्स क्लियर हो गया, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन कर लिया, इवेंट नोटिफिकेशन कर लिया है, ठीक है? ट्रांसफर एक्सलेशन हमने समझा, ऑब्जेक्ट लॉक समझा। अब ये दो चीजें आपकी और रह रही हैं, क्या? S3 सेलेक्ट डेटा, ठीक है, और बकेट पॉलिसी। बकेट पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, बकेट पॉलिसी एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है? अब मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी स्टार्ट बिल्कुल करता हूँ, ठीक है? ठीक 5 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है अभी 10:17 हो रहा है, 10:25 के आसपास मिलता ठीक है। है। ओके सर, चलो।
हाँ राकेश आ गए आप? हाँ जी सर, हाँ जी आ गए। ठीक। तो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग खत्म हो गया। अब इसके बाद हाँ कुछ ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। अब देखो S3 सेलेक्ट डेटा क्या है? S3 सेलेक्ट डेटा है जैसे आपके पास S3 में डेटा पकड़ है। अब S3 क्या है, काफी यूजेस होने लगा, तो डेटा एनालिटिक्स के लिए भी यूज होता है। इसमें काफी सारी फाइलें होती हैं जो SQL फॉर्मेट में फाइल्स होती हैं, ठीक है। आप SQL की फाइल्स भी यहाँ पे स्टोर कर लेते हो। तो अगर आपने SQL की फाइल स्टोर करी है तो क्या होगा? SQL की फाइल अगर आपने स्टोर करी है तो आपके पास अच्छा ये देखो एक चीज और कि हमने क्या किया, डेटा कुछ फाइल अपलोड करी S3 बकेट के अंदर, ठीक है। देखो आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, इवेंट नोटिफिकेशन रखा था ना हमने, ठीक है। और ये सारे डिटेल्स आ जाते हैं कि क्या आपने काम किया। तो इसमें देखो तो सर्विस अमेजन S3 इवेंट हुआ है, टेस्ट इवेंट हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, 29 जुलाई को हुआ है, किस बकेट में हुआ है, राकेश प्राइवेट बकेट के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाता है, रिक्वेस्ट आईडी ये वाला है। तो इस तरीके की सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी कि हमारे पास कुछ कुछ एक्शंस वहां पे जो आपने रखा था वो परफॉर्म हो रहा है। तो अब वहां पे जो डेटा है वो डेटा क्या है, S3 फॉर्मेट, SQS फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप डेटा को जो है वो क्वेरी विद S3 सेलेक्ट कर सकते हो, क्वेरी विद S3 सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्वेरी कर सकते हो डेटा को S3 सेलेक्ट से। तो इसमें डेटा जो है आपका कुछ, क्योंकि होता क्या है कि जो लॉग फाइल्स होते हैं ना कई बार काफी हैवी होती हैं, तो अगर आप उनको ओपन करोगे, ठीक है, तो वो डाउनलोड होगी पहले, डाउनलोड होने के बाद फिर वो ओपन होगी, कर पाओगे। तो उसमें क्या है कि कई बार सिर्फ आपको ये देखना होता है कि मेरा डेटा किस टाइप का है, तो प्रीव्यू नहीं होता। और अगर आप डाउनलोड करोगे तो ऑब्वियसली डाउनलोड का चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो वो चार्जेस को बचाने के लिए हमारे पास कुछ हम सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ पे चला सकते हैं। तो ये S3 विद सेलेक्ट के क्वेरी विद S3 सेलेक्ट आता है। इसमें आपने देखा कि भाई फॉर्मेट आपने लिखा कि या तो CSV फॉर्मेट है या JSON फॉर्मेट है या अपाचे है। तो आई एम नॉट श्योर कि HTML को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, आई एम जस्ट ट्राइंग। लेकिन अगर CSV या JSON फाइल है तो आप डेटा देख सकते हो, ठीक है। डेलिमिनेटर क्या है, यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड है या टैब से सेपरेटेड है या कुछ और है, तो वो भी आप लगा सकते हो। फर्स्ट लाइन को एक्सक्लूड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। कंप्रेशन अगर कोई लगा हुआ है तो वो देख सकते हो। आउटपुट किस में आना चाहिए, जेसन में आना चाहिए या CSV में आना चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो इस तरह में आप यहाँ पे कुछ, आपको अगर SQL का नॉलेज है तो आप कुछ क्वेरीज निकाल सकते हो। तो देखो इसने तो ये क्या क्या, किया, HTML फाइल को फिल्टर कर पाया और इसने फर्स्ट लाइन निकाल दिया वहां से। तो ये हाँ जी क्या कहते हैं फाइल बेस पे लगता है क्या क्वेरी जो है, फाइल या बेस पूरे पे, बकेट पे बिल्कुल। लगा सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं, बकेट पे नहीं, फाइल बेस पे। आपको ये देखना है कि बकेट के अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है, ठीक है। मतलब फाइल्स में जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है। जो S3 या SQL के जितने भी डेटा होते हैं वो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, लॉग फाइल्स होती हैं, उनका आप प्रीव्यू देख सकते हो। तो अगर आप 1 GB डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने में टाइम भी लगेगा, और अगर आपका काम नहीं हुआ, आपको तो सिर्फ प्रीव्यू देखना था, तो ये काफी हेल्दी फीचर हो जाता है, हैंडी फीचर हो जाता है ये, अगर आप इसको यूज करते हो तो, राइट। तो अब देखो यहाँ पे आप लिमिट भी चेंज कर सकते हो। मान लो आपने सिर्फ बोला 10 लॉग्स दिखा दो, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। हमारी एक ही फाइल इसलिए दिखा रहा है। ये कुछ टेम्पलेट होगा कि भाई कुछ किस तरीके की आप फाइल्स सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब पर्टिकुलर जो लॉग्स हैं उसमें जाके अपना ये कोई भी फाइल लॉग्स हो उसमें जाके क्वेरी कर सकते हैं। कर देते हो, क्वेरी कर सकते हो। काफी हैंडी हो जाता है अगर आपको फाइल्स वगैरह प्रीव्यू करनी होती है ना, तो ये हम्म। देखो लॉग बनना शुरू हो गया है, ठीक है।
जो हमारा लॉक्स था ना वो लॉक बनना शुरू हो गया, तो हमने जो लॉक्स रखी थी वो यहाँ पे लॉक्स आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें इसमें किस तरह के लॉग्स ये आते हैं, मतलब कि जो बकेट के ऊपर एक्टिविटी हो रही है वही, या और भी कुछ? बकेट पे जो एक्टिविटी हुई, बट इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लॉग से। डाउनलोड कर लो। इसमें चला के देखो क्या कुछ सैंपल। हाँ चल जाएगी, इस तरीके से इस फॉर्मेट में आती है। यूजर राकेश थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये तुम्हारी सर्वर एक्सेस वाली लॉग्स हैं। इस तरीके की लॉग्स आ रही हैं ये। राकेश प्राइवेट बकेट है, ठीक है, इस पर लॉग चलाया था, यूजर गेट राकेश लिस्ट किया है, लिस्ट टाइप एक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है, और S3 कंसोल से किया है, इसी तरीके की दिखाता है आपको। डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक्सेस डिनाइड दिखा देगा ओके। अगर डायरेक्ट ओपन अभी करोगे। अभी अभी जैसे लॉग्स बनते जाएंगे हैं, पर डे जो हजारों लॉग्स बन जाएंगे, राइट? कोई एक्टिविटी एग्जैक्टली। के सब चीजों के लिए। तो लेकिन हजारों लॉग में से हमें कौन सी फाइल निकालनी है, या हजारों लॉग्स में से कुछ फिल्टर करना है, तो वो कैसे कर सकते जो इवेंट नोटिफिकेशन है ना वो आपके हैं? लिए हैंडी रहता है नॉर्मली, ठीक है, तो उसका जरूरत पड़ता नहीं है इन लॉग्स का। और अगर आप जाते हो यहाँ पे, और ये सबसे ऊपर जो बना है AWS लॉग्स फोल्डर, वो इवेंट नोटिफिकेशन, ये जो एक आपने और बनाया था ना फोल्डर लोगों ने, क्वेरी विद S3 सिलेक्ट, एक मिनट देना जरा। हाँ जी, बस यही है, देखो एक लाइन फॉर्मेट में आ जाएगी आपका कि ये इवेंट हुआ है, राकेश प्राइवेट पे हुआ है, 3:58 UTC पे हुआ है, ठीक है, ये आई बिलीव IP है, ये मेरे सिस्टम का IP होगा। वो कर दो। 48.118 है ना, 48.118, देखो मेरे ID से रिक्वेस्ट गई है, ठीक है, गेट वर्जनिंग एक्शन परफॉर्म हुआ है, बस सर्वर एक्सेस के थ्रू हुआ है और गेट वर्जनिंग एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो इसमें ज्यादा डिटेल वैसे नहीं आ रहा, कौन से यूजर वैसे कहाँ से क्या डिटेल्स आ नहीं रहा आता, हाँ वो डिटेल इसमें नहीं आता, उसके लिए आपके पास कौन सा है, एक और किया था ना आपने, एक तो इवेंट लॉक किया था, राइट, है। और जो क्लाउड ट्रेल में जो डेटा इवेंट है, हम्म। क्लाउड ट्रेल में जो डेटा इवेंट आपने कॉन्फ़िगर किया है ना वो है, तो डेटा इवेंट में जाओगे तो यहाँ मिल जाएगा तुमको। आई थिंक वो राकेश अंकित में है ना, हाँ ये रहा, AWS लॉग्स, ये बन गया, ठीक है, अब यहाँ आपको क्लाउड ट्रेल का लॉग्स मिल रहा है, ठीक है, अब देख रहे हो हर रीजन के लॉग बन गए यहाँ पे, ठीक हम्म। है, हमारा रीजन कौन सा, US ईस्ट 1 है, 23, ठीक है, कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ 7th 29th, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल लॉग्स होता है, यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो अधिकतर नॉर्मली हम क्लाउड ट्रेल के डेटा इवेंट्स को कंसीडर करते हैं।
एक प्रॉपर फॉर्मेट में बन जाता है। अच्छा, कस्टम क्लाउड ट्रेल जो हम बनाते हैं वो मल्टीपल डेज के लिए रह सकता, मोर देन 90 बिल्कुल days। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आता ही रहेगा जितना आपने रखा है। ये ज्यादा फिल्टर्ड आता है ना, देखो इसमें डिटेल्स ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें आपको पूरा एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है। ये रीडेबल फॉर्मेट नहीं है, तो मैं जरा इसको एक मिनट होल्ड करना राकेश। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर। क्लियर हुआ ना? मतलब जो आपको वो वाला लॉक्स मिलेगा ना, जो आप क्लाउड टेल के थ्रू लॉक्स लोगे, वो ज़्यादा बेटर मिलेगा। ठीक है? उसमें आपको एक्शंस की ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। उसमें तो बस सर्वर एक्सेस लॉग है कि भाई इस टाइम पे सर्वर एक्सेस की। ठीक है? अब आपको मान लो सपोज़ करो यही चेक करना है कि सर्वर में कुछ मतलब एक्चुअली हमारा डेटा कुछ एक्सेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है ना? तो बिल्कुल। वो देखने के लिए आप सर्वर एक्सेस लॉग यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ ये बेटर रहती है हमेशा, इसमें आपको चीज़ें मिल जाएगी। आपको एक्शन का ना एक-एक एक्शन मिल जाएगा कि क्या-क्या एक्शन हुआ है। हर इवेंट की डिटेल मिल जाएगी क्लाउड टेल की, अगर तुम डेटा इवेंट पे जाओगे। ये लॉग एनालिसिस करना भी एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई कई बार इसका जो मतलब जितने बेस्ट तरीका रहता है, हाँ, वो ये है, जैसे अब देखो ये लॉग है ना? तो ये एनालाइज़ करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क है, सही कह रहे हो आप बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे आपके पास देखो ये डेटा है, डेटा में ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स पे फ़िल्टर लगा के आप वो लगा सकते हो, क्या कहते हैं, क्लाउड वॉच का अलर्ट लगा सकते हो। ठीक है? मान लो किसी ने डिलीट किया या कुछ किया, अब हमने तो कुछ किया नहीं है ना एक्शन परफ़ॉर्म ऐसा, डिलीट तो हमने कुछ किया नहीं है, शायद क्रिएट का मिल जाए। एक्चुअली प्रॉब्लम तब आती है अगर ऐसे इंडिविजुअली सर्च करना हो कोई कि भाई ये देखो इसमें क्या है, तो ठीक है। लेकिन जब हाँ। मीटिंग पे होते हैं, P1 इश्यूज चल रहे होते हैं, ऑन द स्क्रीन शेयर में जब बोलते हैं ना इसका लॉग्स निकालो, इसमें दिखाओ क्या है, तो फिर तो हाथ सही पैर बात। फूल जाता है। चल लॉग्स क्या है भाई, इसमें क्या सर्च करें। नहीं, नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये अंडरस्टैंड।
ये देखो S3 कोर एक्सेस जैसा भी ये रहा ना, देखो ये रोल पता लग रहा है ना, कि कितने यूज किया। तो ये S3 CRR रोल है जिसने एक्चुअली यूज किया है, ठीक है, जो हमने बनाया था एक, तो क्रॉस अकाउंट रीड के लिए किया था, ठीक है। ये किसने इन्वोक किया? S3 अमेज़न ने किया, ठीक है। और क्या किया इसने? गेट ऑब्जेक्ट ACL किया। एक्चुअली हमने परफॉर्म नहीं किया है ये, लेकिन ये हुआ US ईस्ट 1 में हुआ है, ठीक है। और सोर्स IP एड्रेस इसका S3 के सर्वर से हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ से मेरे सिस्टम से नहीं हुआ, तो देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। अब मान लो एक फॉर एग्जांपल आपको ये देखना हो कि मेरे सिस्टम से, मेरे IP से कितने एक्शन परफॉर्म हुए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से मेरा IP देख के आपको मिल जाएगा, है ना। तो शायद IP एड्रेस था। तो ये कहने का मतलब है कि आपको ये देखना, मान लो आपके पास कुछ क्वेरी आएगी कि उस IP से ये इशू आ रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे, है ना। फिर आपको वहां पे जाके लॉग में जाके आप सर्च करके देख सकते हो कि भाई कुछ हुआ है एक्शन या नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगेन ये आप कंडीशन बनाते हो और कंडीशन बना के आप अलर्ट बना सकते हो, ये सॉल्यूशन रहता है इसका। अदरवाइज क्या है कि लॉग्स तो देखो सही बात है, आपका जो लॉग्स होता है, लॉग्स अपने आप में काफी टफ हो जाता है कि भाई लॉग्स को आपको निकालना है, फिर वो करना है, क्योंकि यहाँ पे तो काफी सारी लॉग्स बनती जाएंगी। बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, ये लॉग्स बनती जाती हैं, लॉग्स में से सर्च करना तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है, इसमें तो कोई झूठ नहीं, ठीक है जी। तो ये कहने का मतलब है, ये 2 टाइप्स की लॉग हैं आपके पास जिसको आप कर सकते हो। अब देखो मैंने ये IP डाला है, तो इस IP से मुझे कुछ मिला है, देखते हैं। नहीं मिला। ऐसे डायरेक्ट फाइल के ऊपर ऐसे नहीं देता हूँ, डायरेक्ट फाइल फाइल नाम पे से नहीं मिलता, वो कंटेंट पे मिलता है एक्चुअली, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो इसका ना क्लाउड वॉच, क्लाउड अलार्म नोट्स ही बनते हैं, वही आपका एक्चुअली काम करता है। अच्छा, क्लाउड वाच जो होता है बेसिकली ऑटोमेटिकली सारी चीजों को मॉनिटर करता है वो। क्लाउड हाँ, ट्रेल तो ये है कि अल्टीमेटली जो अगर हमें अलर्ट लॉग, का काम है ना, वो क्लाउड वॉच ही करता है। क्लाउड ट्रेल तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो है अगर हमें लॉग्स जो है 90 डेज से ज्यादा रखना है, अदरवाइज क्लाउड ट्रेल की जरूरत नहीं है। अदरवाइज नहीं है, बिल्कुल 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 सही कह। चलो, तो ये हुआ आपका इसकी प्रॉपर्टीज में जाके। अभी क्या करना है ना, क्योंकि अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको क्लीन अप करना है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी लॉग्स जो है बनती रहेंगी और आपके लिए फिर अच्छा, इसको इसमें मैनेज जो करना है मुश्किल हो जाएगा। ये आ जाता है आपका जो है ये बैच ऑपरेशंस वगैरह और एक्सेस पॉइंट, ये जो है IAM एक्सेस एनालाइजर। कहाँ पर ये? एक मिनट अभी होल्ड करो। ये डिसेबल कर दिया, और क्लाउड ट्रेल जो हमने बनाया था उसको हमको डिसेबल कर। ठीक है, तो ये लॉग्स वगैरह जो एनेबल करो उसको डिसेबल कर लेना। ये है। चलो, हाँ आप कह रहे थे, तो इसमें अगर तुम देखोगे ना तो क्या है, बैच ऑपरेशंस तो आपने किया, ठीक है। बैच ऑपरेशंस तो हम लोगों ने किया कि बैच ऑपरेशन जब भी तुम कोई डेटा कॉपी वगैरह करोगे तो वहां से आपके पास चलेगा। IAM एक्सेस एनालाइजर हम आगे देखेंगे। बाकी एक्सेस एनालाइजर का मतलब है कि भाई ये ना हम ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं IAM एक्सेस एनालाइजर का। तो ये करेगा कि एक्सेस लेवल कहाँ कहाँ पे जा रही है उसको एनालाइज करेगा किसी S3 बकेट के लिए। तो उसके बेस पे ये बताएगा कि ये डेटा कितना आपका सिक्योर है। अगर उसको कुछ भी लगा कि ये सस्पेक्टेड है, ठीक है,
तो आपको एक्टिविटी को इन्फॉर्म करेगा और आप उस पर डिसाइड करोगे कि ये जेन्युइन एक्टिविटी है या सस्पेक्टेड एक्टिविटी है। गॉट माय पॉइंट? ओके, और ये अपना बैच ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम एक्चुअली? बैच ऑपरेशन कुछ नहीं, बैच ऑपरेशन क्रिएट जॉब करो, जैसे हमने किया था ना, डेटा कॉपी किया था। तो डेटा जब हमने कॉपी किया था तो क्या किया था हमने, यूएस रीजन हमारा सिलेक्ट करो, किस रीजन से है, ठीक है। आपको कैसे फाइल चाहिए यहाँ पे, S3 इन्वेंटरी रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो, CSV रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका ये बकेट था, इसका मुझे देखना पड़ेगा, इसका मुझे ना बैच जॉब्स में जो है, बैच जॉब एक्चुअली क्या है कि तभी जब रेप्लिकेशन सेटअप करते हैं ना, रेप्लिकेशन सेटअप करते हुए हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो रेफर कर रहा है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ये कुछ नए ऑप्शंस आए हैं तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा। और ये तीनों जो अलग अलग एक्सेस पॉइंट दे रखे हैं, एक्सेस पॉइंट्स ऑब्जेक्ट। हाँ, ये एक्सेस पॉइंट एक्चुअली क्या है कि एक्सेस पॉइंट का मैं बताता हूँ आपको, देखना पड़ेगा मुझे, मैंने भी यूज नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ता एक्चुअली हर ऑप्शंस का ना, देखो ऑप्शंस काफी होते हैं, हर ऑप्शंस का जरूरत नहीं पड़ता। जरूरत तो नहीं पड़ती, बट एग्जाम में जो क्या हाँ नहीं, आएगा बिल्कुल क्या सही नहीं कह रहे हो। वो Multi-region access point offer a global S3 host network provides access to multiple cross AWS region, automatic routing and failover. Multi-region access point offer a global S3 host name that provides access to multiple S3 buckets across AWS region. मैं इसको नोट कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि ठीक है। हाँ, ये बैच ये हो ऑपरेशन सकता है कि तीनों आपका एक्सेस एग्जाम पॉइंट। पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आ सकता है, नया फीचर ऐड किया है ना इन्होंने, इसलिए। ये फीचर तो पुराना ही है दोनों, बट नहीं, यूज में नहीं आता, मैं वही बोलूँ, मैं भी ये नहीं कह रहा। क्वेरीज मैंने तुम्हारा सिलेक्ट वहां पे रखा हुआ है। S3 में और क्या रह गया अपना अभी फिलहाल में ये कंप्लीट डन। आप देखो अभी आपका कोई पॉइंट, आप देखो क्वेश्चंस, मेरे पास ठीक तो है। मैं कंप्लीट। अभी विजन करूंगा, तब पता चलेगा क्या कुछ रह गया, डाउट हाँ, वगैरह क्या जो है। क्वेश्चंस आपके रह जाए ना, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपके हम्म। एग्जाम में आएंगी, वो सब चीजें मैंने इसमें आपको कवर कल कर दिया। कल कल क्या टॉपिक करोगे? एक मिनट होल्ड करो, तो मैंने तुम्हारा कुछ क्वेरीज रखा है, हाँ ये रहा S3, ठीक है। ये बैच ऑपरेशंस का भी और डाल दो तुम। एक बार इसको डाल लेते हैं, बैच ऑपरेशन, और ये भी डाल दो ऑब्जेक्ट लैम्डा, है ना। हाँ। आई एम एनालाइजर। ठीक है जी, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। और हाँ, आप कह रहे थे कि अब नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे।